हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड लेक्चर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो इसकी दो क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। तो शुरुआत करते हैं। कांग्रेस हमारा चल रहा था। कांग्रेस कल मैंने क्यों बनाई गई थी इस पर डिस्कस किया। कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व क्यों कहते हैं इस पर भी चर्चा की गई। और कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे वो मैंने सारे एक साथ आपके साथ डिस्कस किए। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कांग्रेस के जो कार्य हैं, कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए हैं तो उसको मैं लेकर चलता हूँ। तो देखिए, हम लेकर चलते हैं उदारवादी युग। यहाँ पर लेकर चलते हैं उदारवादी युग। उदारवादी युग, इसे इंग्लिश में मॉडरेट पीरियड भी कहते हैं। मॉडरेट पीरियड एक्चुअली में क्या हुआ 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई कि स्थापना के साथ ही कांग्रेस पर उदारवादियों का, जो उदारवादी थे, उदारवादियों का वर्चस्व स्थापित हो गया है। वर्चस्व स्थापित स्थापित हो गया है, स्थापित हो गया। यहाँ ये जो उदारवादी लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। ये क्या है? इनमें अधिकांश कोई डॉक्टर, कोई पत्रकार है, पत्रकार, पत्रकार के साथ साथ कोई इंजीनियर है, इंजीनियर, इंजीनियर, अर्थात एक शिक्षित वर्ग था। शिक्षित शिक्षित वर्ग था। ये पढ़े लिखे लोगों लोगों की संस्था थी एक तरीके से। ये जो शिक्षित वर्ग है जिनकी विचारधारा उदारवादी थी, एक्चुअली में ब्रिटिश नीति में विश्वास करते थे। ये ब्रिटिश नीति में ये ब्रिटिश नीति में विश्वास करते थे। विश्वास करते थे विश्वास विश्वास करते थे। अर्थात इन लोगों का ये मानना था कि भारत के अंदर यदि हमें आज़ादी मिल सकती है, आज़ादी, तो आज़ादी जो प्राप्त करने का इनका तरीका था वो अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों के साथ, या मैं कह सकता हूं, एक मिनट, ये ब्रिटिश नीति में विश्वास करते थे। अर्थात इनका मानना था कि भारत के अंदर जो भी सुधार किया जा सकता है वो संवैधानिक तरीके से तरीके से अंग्रेजों के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। अंग्रेजों के साथ मिलकर ही किया जा सकता है, ही किया जा सकता है। तो देखिए, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो नहीं तो अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं थी। अब अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं थी। कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं थी। कांग्रेस को अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं थी और अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं थी। समय बीतता गया और 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1905, यानी अब 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 ईयर, यानी 20 वर्ष हो चुके हैं कांग्रेस की स्थापना को। कांग्रेस जवान भी हो चुकी है, लेकिन इन 20 वर्षों में कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं थी। कोई उपलब्धि नहीं थी। तो तभी कांग्रेस से कुछ अन्य लोग जुड़ने लगे। कुछ अन्य लोग जो उग्रपंथी विचारधारा के थे, उग्रपंथी पंथी विचारधारा के थे, विचारधारा धारा से संबंधित थे, संबंधित। देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, उग्रपंथी विचारधारा से तात्पर्य यहां पर यह है जो बहिष्कार जैसी नीति को अपनाएंगे, तो इससे संबंधित है। इन्होंने तो उदारवादियों की नीति को इन्होंने तो उदारवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दे दी। भिक्षावृत्ति की संज्ञा दे दी कि तुम तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा, यानी तुम तो अंग्रेजों से भिक्षा मांगते हो और भिक्षा से तुम्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो जैसे ये उग्रपंथी विचारधारा के लोग आए, कांग्रेस से जुड़े, और कांग्रेस ने, अब ये जो लोग आप देख रहे हैं उग्रपंथी विचारधारा के लोग, जैसे ये कांग्रेस से जुड़ने लगे, कांग्रेस से ये जुड़ने लगे,
तो कांग्रेस ने अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी, यानी अब कांग्रेस कांग्रेस अपने अधिकारों की बात करने लगी, अपने अधिकारों की कारों की ये बात करने लगी। तो जैसे ही कांग्रेस अपने अधिकारों की मांग कर रही है, वैसे ही ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरुद्ध हो गई। तो अब सरकार ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। विरोध विरोध अब शुरू हो गया, यानी ब्रिटिश अब कांग्रेस का अपोज करने लगी। तो यहां दो कोटेशन आप लोगों से पूछी जाती हैं। एक नाम आता है डफरिन, जिसके समय कांग्रेस बनी थी। डफरिन, देखिए डफरिन कहता है डफरिन डफरिन कह रहा है यहां पर कि कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता के भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा, यानी कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा मुझे बेबुनियाद लगता है, मुझे बेबुनियाद लगता है, बुनियाद लगता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो कोटेशन कह सकते हैं इसे, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेटमेंट डफरिन का है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो कर्जन क्या कहता है, कांग्रेस का महल भर भरा गया है, कांग्रेस का जो महल था, महल भर भरा गया है, भरा गया है। मेरी भारत में रहते इच्छा है, मेरी भारत में रहते इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सकूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये दोनों कोटेशन आप लोगों को याद रखनी है। तो ये जो उग्रपंथी विचारधारा के जो लोग आए हैं, इनके अंदर राष्ट्रवाद जाग चुका है। यहां राष्ट्रवाद से तात्पर्य अब ये अपने भारत माता के सम्मान में सोचने लगे हैं। और राष्ट्रवाद का जो सबसे ज्यादा उदय हुआ और सबसे पहले या जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो बना है, वो था बंगाल। तो अब ब्रिटिश सरकार लो, मैं यहां लिख देता हूं, यानी इस समय जो बंगाल है, बंगाल ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, अर्थात यहां राष्ट्रवाद फैल रहा है। तो इस राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए वो सांप्रदायिकता का सहारा लेगी, सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाएगा। और सहारा कैसे लिया जाएगा, अब 1905 में होगा बंगाल का पार्टीशन। तो अब हम यहां पर लेकर चलते हैं बंगाल का विभाजन। देखिए क्लास लाइव चल रही है, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं प्लीज मैंने चैट पे लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने कोई मैसेज भी नहीं किया, मुझे पता भी लग जाएगा कौन कौन जुड़े हैं। और कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। तो मैं लेकर चलता हूं पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन लेकर चलते हैं। बंगाल विभाजन, देखिए स्टूडेंट्स, बंगाल विभाजन की अगर हम घोषणा की बात करते हैं, तो एक घोषणा जो की गई थी, ये 20 जुलाई को की गई थी। जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई। इसके विरुद्ध ये जो बंगाल विभाजन जो हुआ है, इसकी घोषणा तो 20 जुलाई को हुई है। और यहां पर विभाजन के विरोध में जो आंदोलन है, विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, या आंदोलन ये 7 अगस्त 1905। और बंगाल विभाजन जो लागू ये होगा 16 सितंबर को।
16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू होगा और 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द होगा। तो बंगाल विभाजन जब रद्द होता है तो भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग हार्डिंग सेकंड थे। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कर्जन था। तो ये छोटे छोटे से फैक्ट आपको देखने हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, बंगाल पे एक नज़र मारते हैं। ये जो बंगाल है, बंगाल ये भारत का अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट होता था। इस समय बंगाल की जो पॉपुलेशन थी, बंगाल की, यदि मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ये 7.85 करोड़, इतनी करोड़ भारत की बंगाल की जनसंख्या थी। ये बंगाल अपने आप में बहुत ही विस्तृत था। यानी ये जो 1874 है, 1874 में अंग्रेजों ने आसाम इस आसाम को बंगाल से अलग किया था। लेकिन बंगाल में अभी भी बिहार है, उड़ीसा भी है, ठीक है। अलग किया था, इसी में बंगाल में बिहार है, बिहार, इसी में उड़ीसा है, उड़ीसा है। अब देखिए, ये बंगाल इतना बड़ा होता था, कभी आसाम भी इसी में था, बिहार भी इसी में था, बिहार से झारखंड बना है वो भी इसी में था, उड़ीसा भी इसी में था, जो आज हमारा वेस्ट बंगाल है वो भी इसी में था, और जो पूरा बांग्लादेश है वो भी था। तो कर्जन कहता है कि बंगाल, चूंकि बंगाल अपने आप में बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, तो मुझे यहाँ प्रशासनिक असुविधा होती है, प्रशासनिक असुविधा होती है, असुविधा, चूंकि प्रशासनिक असुविधा होती है तो इसलिए विभाजन किया गया, इसलिए इसका विभाजन। अगर वास्तव में यही कारण होता तो हम लोगों के विरोध का कारण ये भी नहीं होता। लेकिन विभाजन जो किया वो सांप्रदायिकता के आधार पर किया है, सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया, आधार पर किया गया। तो ये हमारे विरोध का कारण था। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक निर्णय लिया गया था कि इसके विरोध में हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो अब देखिए, बंगाल को दो भागों में बांटा जा रहा है। बंगाल को दो भागों में बांटा गया। एक बना वेस्ट बंगाल, जो आज हमारे पास है, वेस्ट बंगाल, और ये जो वेस्ट बंगाल है इसी में बिहार और उड़ीसा है, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा। और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। ये क्या था? हिंदू मेजोरिटी, यहाँ पर, यानी ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। दूसरी तरफ बनाया गया ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। स्टूडेंट्स, ये जो ईस्ट बंगाल बना है, इसमें बंगाल के 3 जिले थे, इसमें बंगाल के 3 जिले थे, जिनमें एक नाम आता है राजशाही, एक ढाका और एक चटगांव। चटगांव ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 1971 में क्या होगा, ये ईस्ट बंगाल ही किस में कन्वर्ट होगा? बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाकिस्तान को मिला था। यानी बांग्लादेश अपने आप में जो आज कंट्री है, इसमें बंगाल के केवल 3 जिले थे, इन 3 जिलों से मिलाकर बांग्लादेश बना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर सांप्रदायिकता का सहारा लिया, यानी डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों ने यहां पर फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के अंदर हिंदूवाद मुस्लिमवाद नहीं था, हम लोग एक समान थे, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर बीज बो दिए। तो बच्चों, अब क्या हुआ, हम बंगाल विभाजन को रद्द कराना चाहते हैं, तो इसे रद्द कराने के लिए अब चलाया जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, अर्थात बहिष्कार भी कह सकता हूं, और इसके लिए बहिष्कार की नीति अपनाई जाएगी 1905। स्वदेशी आंदोलन, देखिए 16 अक्टूबर को यह विभाजन लागू हुआ था, विभाजन लागू हुआ। तो इसी दिन हम लोगों ने क्या किया, इस दिन को 16 अक्टूबर को हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक का मतलब होता है हम बहुत दुखी हुए, हमने शोक दिवस के रूप में अपनाया। लेकिन यदि हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में अपनाया, इसे राखी दिवस, ध्यान रखना बच्चों, जो रक्षाबंधन होती है इसे
राखी दिवस दिवस के रूप में अपनाया, के रूप में अपनाया। एक्चुअली में जो टॉपिक चल रहे हैं नेशनल मूवमेंट, ये लेक्चर में जिसका हिस्ट्री है उसके भी काम के हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो राखी दिवस यानी 16 अक्टूबर को हम लोग सड़कों पर निकले और हम लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, अर्थात करजन तो हमें कितना भी अलग क्यों न कर लें, लेकिन हम अभी भी भाई भाई हैं। तो इसे राखी दिवस के रूप में। स्टूडेंट्स देखिए, स्वदेशी बहिष्कार, बहिष्कार का मतलब होता है हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। हम विदेशी जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, 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 और स्वदेशी वस्तु अपनाएंगे, और हम स्वदेशी वस्तु अपनाएंगे, वस्तु अपनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो ब्रिटेन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिटेन की वर्ल्ड में बहुत सी कॉलोनी थी। इंडिया क्या, म्यांमार, सिंगापुर, अमेरिका की भी अगर बात करते हैं, वो सब ब्रिटेन की गुलामी थे। लेकिन धीरे धीरे सब स्वतंत्र होते रहे। अंग्रेजों ने बहुत आर्थिक शोषण किया, तो अंग्रेजों के पास खूब पैसा इकट्ठा हो गया। तो जब पैसा इकट्ठा हो गया, तो ब्रिटेन में क्या आती है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आने के कारण उन्होंने जो उनके उपनिवेश देश थे, उन्हें मार्केट के रूप में यूज किया, भारत को एक बाजार के रूप में प्रयोग करते थे। तो जब हम ये मूवमेंट चलाएंगे, हम कह रहे हैं कि हम भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो एक्सपोर्ट होता है, हम उसको यूज नहीं करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं पर बल देंगे। अब आप ही सोचिए, अगर हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दें, तो वस्त्र के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो हम भारत के वस्त्र प्रयोग करेंगे, तो भारत में उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, आदि आदि। तो इसका जो उद्देश्य है ना, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाकर, हम सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे, यानी दबाव बनाकर बंगाल विभाजन को रद्द कराना चाहते थे, बंगाल विभाजन को रद्द कराना चाहते थे, विभाजन को रद्द कराना चाहते थे, कराना चाहते थे। यानी इसका जो उद्देश्य है, अंग्रेजों को भगाना नहीं था, इसका उद्देश्य तो सरकार पर दबाव बनाकर बंगाल विभाजन को रद्द कराना था। तो बड़े हौसले के साथ हम लोग भारतीय काम कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, देखिए, हम विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार कर रहे हैं, तो यहां पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, बहिष्कार हुआ, और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, होली जलाई गई। अब स्टूडेंट्स, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निरर्थक, निरर्थक का मतलब होता है बेकार, किसने कहा? तो टैगोर। होली जलाई गई जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने निरर्थक बताया, निरर्थक थक बताया। यानी इसका मतलब होता है तुम इन्हें यूज मत करो, लेकिन जलाओ मत, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वस्त्रों को जलाना भी एक अपशकुन माना जाता है। तो बच्चों, विदेशी वस्त्र यूज नहीं किए जाएंगे। हमारी मातृशक्ति ने, बहनों ने विदेशी चूड़ियां पहननी बंद कर दी, धोबियों ने विदेशी वस्त्र धोने बंद कर दिए, महंतों ने विदेशी प्रसाद लेना बंद कर दिया, है ना। इसके साथ साथ छात्रों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने इसी समय घोषणा भी की थी, अगर आप स्कूलों का बहिष्कार करोगे तो आपकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। लेकिन बहिष्कार हुआ, तो इसी का परिणाम फिर ये हुआ, शिक्षा की तो हमें भी जरूरत है। तो ऐसे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो बच्चों, ये जो आंदोलन ये बड़े जोर शोर से चला, लेकिन इसमें केवल उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग केवल यही जुड़ा। किसान मजदूर जैसे जो लोग थे, वो इस मूवमेंट से नहीं जुड़ सके, यानी। लेकिन
के जो किसान थे, किसान, इन्होंने इसमें भाग लिया, ये एक अपवाद थे, अपवाद थे। और इस मूवमेंट की विशेषता ये है कि इसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। इस मूवमेंट में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया, पहली बार भाग लिया। अब स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य तो बंगाल विभाजन को रद्द कराना था, लेकिन तभी क्या हुआ, कांग्रेस में कुछ आंतरिक विरोध बढ़ने लगे। कांग्रेस में कुछ आंतरिक विरोध बढ़ने लगे। अब कांग्रेस में कुछ आंतरिक विरोध बढ़ने लगे। आंतरिक विरोध जो है ये बढ़ने लगे। अब पहला विरोध जो बढ़ा 1905 में ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर इनके स्वागत को लेकर था। यानी जो मॉडरेट लोग हैं, मॉडरेट का मतलब उदारवादी, वो इसका स्वागत करना चाहते थे। लेकिन जो एक्सट्रीम्स हैं, यानी जो उग्रपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो इसका स्वागत काले झंडों से करना चाहते थे। फिर दूसरा जो विरोध था, आंदोलन के विस्तार को लेकर हुआ। विरोध आंदोलन के विस्तार को लेकर हुआ। यानी जो उदारवादी लोग थे वो इसे बंगाल तक सीमित करना चाहते थे, जबकि उग्रपंथी विचारधारा के लोग इसे अखिल भारतीय बनाना चाहते थे। अब देखिए तीसरा विरोध 1906 में। अब क्या हुआ, तो ये जो चल रहा है, हमने इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, हिंदू तीज त्योहारों का सहारा लिया और उनमें बड़ी सावधानी बरती गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसमें भी सांप्रदायिकता को ढूंढ लिया उन्होंने। तो अब क्या हो रहा है, 1906 में क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिंटो से मिला था, लॉर्ड मिंटो से मिला, और उसने मुस्लिमों की सहायता के लिए कहा, भाई मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा। तो परिणाम स्वरूप 1906 में एक ढाका का नवाब था, नवाब का नाम था सलीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, इसे हबीबुल्लाह भी कहते हैं, हबीबुल्लाह। इस हबीबुल्लाह ने 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना की, इसका ब्रेन वॉश किया था। अब मुस्लिम लीग का काम क्या है, कांग्रेस का जस्ट उल्टा करना है। अर्थात इसने बंगाल विभाजन का, जो विभाजन हुआ था, विभाजन का इसने समर्थन किया, और जो स्वदेशी आंदोलन था, आंदोलन का विरोध। तो अब यहां पर देखिए, सांप्रदायिकता का सहारा लिया और उसका रिजल्ट हमारे सामने आने लगा। तभी क्या हुआ, 1906 की बात थी। 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। तो यहां पर तिलक ने अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम मनोनीत किया था कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय होने चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जो इसका बनाया गया, ये दादा भाई नौरोजी को बनाया गया अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, भाई नौरोजी को बनाया गया। तिलक ने भी इनका विरोध करना उचित नहीं समझा। तो देखिए, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अब स्टूडेंट्स, 1907 का फिर अधिवेशन हो रहा है, और ये हो रहा है सूरत, नागपुर में होना था, सूरत में। यहां पर तिलक ने फिर लाला लाजपत राय का नाम मनोनीत किया, लेकिन इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया। तो यहां पर क्या है, तिलक अपना प्रस्ताव लेकर मंच पर जाना चाहते थे, और उस प्रस्ताव में लिखा था कि जो 1906 का अधिवेशन था, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी
बहिष्कार की जो बात की गई थी उस बिल को पुनः पारित कर दिया जाए। इसके साथ साथ 1906 के अधिवेशन में तुम लोगों के भाषण के जिस हिस्से में या जिस अंश में हमारी हमें या मैं कह सकता हूं हमारा विरोध किया गया था, उन शब्दों को विश्व में से हटा दो, अर्थात सॉरी बोल दो, कुछ इस तरीके का था। तिलक मंच पे जा ही रहे थे, पीछे से किसी ने जूता उठाकर फेंक दिया और वो तिलक को लग गया। परिणाम स्वरूप मंच पर ही दोनों पक्षों में मारामारी हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया है। कांग्रेस का विभाजन हुआ का विभाजन। अब कांग्रेस दो भागों में बट गई है। एक नरम दल है, नरम दल, और एक गरम दल था, गरम दल। देखिए, नरम दल वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार के हितैषी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ठीक, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग इसमें हैं। और इसमें लाल बाल पाल थे, लाल बाल और पाल थे। तो देखिए, ये भी ब्रिटिश समर्थक हैं, ये भी ब्रिटिश समर्थक हैं, समर्थक। मुस्लिम लीग भी ब्रिटिश समर्थक हैं। तो भारत के अंदर तीन दल हैं, नरम दल, गरम दल। नरम दल ब्रिटिश समर्थक, मुस्लिम लीग ब्रिटिश समर्थक, और गरम दल ये ब्रिटिश सरकार का विरोध करती थी। तो ब्रिटिश सरकार को अगर कोई खतरा है तो सिर्फ गरम दल से। और इस गरम दल का जो मुखिया है उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो सरकार बाल गंगाधर तिलक, तिलक स्टूडेंट्स, इस तिलक जो थे, इन्होंने मराठा और केसरी दो पत्र निकाले थे। मराठा इंग्लिश में है और केसरी मराठी में है, केलकर और आगरकर के सहयोग से। इन्होंने द आर्कटिक होम भी एक पुस्तक लिखी है और उसी में हिस्ट्री में कहते भी हैं कि जो आर्य हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक। इन्होंने गीता रहस्य भी एक पुस्तक लिखी है। तो देखिए, तिलक ने अपनी पुस्तक केसरी में एक आपत्तिजनक लेख लिखा, एक आपत्तिजनक लेख लिखा। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया, राजद्रोह का आरोप लगाया, आरोप लगाया और इन्हें 6 वर्ष की सजा हो गई, 6 वर्ष की सजा हो गई। इस समय ये मांडले जेल में बंद किए जाएंगे और वहीं पर गीता रहस्य पुस्तक लिखेंगे, सजा। तो कुल मिलाकर जब ये गिरफ्तार किए गए, कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, ठीक। और ये आंदोलन जो था, आंदोलन अब असफल रहा। भाई, असफल तो इसलिए रहा क्योंकि इसका उद्देश्य बंगाल विभाजन को रद्द कराना था और ये अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सका। लेकिन इसके कुछ दूरगामी परिणाम जरूर हुए। जब इस आंदोलन को इस तरीके से बंदी बनाकर कुचला जाएगा तो उग्रपंथी विचारधारा का अब क्या होगा, अब उग्रवादी आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1906 में एक अरुंडले कमेटी गठित की थी, अरुंडले कमेटी गठित की थी। भाई, इस कमेटी का काम ये था कि क्या बंगाल विभाजन रद्द होना चाहिए या नहीं। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में विभाजन को रद्द करने की बात की, विभाजन को रद्द करने की बात की, अर्थात विभाजन रद्द होना चाहिए। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में अब दिल्ली दरबार लगा है, दिल्ली दरबार लगा। और एक्चुअली में ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम सम्राट हैं, जॉर्ज पंचम, और इनकी पत्नी थी मैरी। ये भारत आए थे। तो इनके सम्मान में क्या हुआ, एक दिल्ली दरबार लगा। और जॉर्ज पंचम की ओर से उस समय भारत के जो वाइसराय थे, वाइसराय इनका नाम हार्डिंग सेकंड था, हार्डिंग
हार्डिंग सेकंड, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर, विभाजन को रद्द रद्द करने की घोषणा की, घोषणा घोषणा की, अर्थात बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। और इसी के साथ साथ राजधानी को, इसी के साथ साथ जो राजधानी थी, राजधानी को कलकत्ता से, कलकत्ता से दिल्ली लाने की बात की गई थी, दिल्ली लाने की घोषणा की थी। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी, ये दिल्ली जो लाई जाएगी ये 1912 में राजधानी शिफ्ट होगी। तो बंगाल विभाजन के बारे में आपने देखा। एक्चुअली में नेशनल मूवमेंट 1947 तक लेकर चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भले ही हो जाए लेकिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस बार आपने देखा है LTSST का जो पेपर हुआ, कुछ आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन उठाए, तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से बात की गई है, यानी संविधान सभा से शुरुआत की गई है। लेकिन जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करें। भले ही आपके सिलेबस में ये डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उत्तराखंड कमीशन में कई बार क्वेश्चन जो आपको सिलेबस दिया है उससे इधर उधर से भी पूछ लेता। तो अभी क्योंकि बैच में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, शुरुआत है, 2 दिन हुए क्लास चले, बहुत लोगों का लाइव छुप जाएगा, तो भी एक एक छोटा छोटा सा ही लेकर चलेंगे, ठीक। और मंडे से फिर क्लास लंबी होनी शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास में कंप्लीट होती है।